नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन किलों के भाग तीसरा जो भाग है उसमें मुख्य रूप से मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर है, अजय मेरूगढ़ बिठली तारागढ़ है, नाहरगढ़ है, दौसा का किला है, बयाना दुर्ग विजय मंदिरगढ़ है, जैसलमेर का किला है, बीकानेर का किला और भटनेर का किला है। इन किलों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। आप पूरे वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। आपको कुछ ऐसे अनछुए अनदेखे कथन मिलेंगे इस वीडियो में जो कि आपने कभी पढ़े नहीं होंगे। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं मेहरानगढ़ किले की। तो लिखवाने की बात तो मित्रों ये रही कि आपके पास पुस्तक खूब हैं, किसी भी पुस्तक में पढ़ लीजिएगा, आप लोग वही बातें मिलेंगी। कुछ हटके बात बताऊंगा वो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज अपन मेहरानगढ़, तो देखिए मेहरानगढ़ है वो जोधपुर जिले में स्थित है। चिड़िया टूक एक पहाड़ी है पचेटिया पर्वत पर, चिड़िया टूक पहाड़ी है पचेटिया पर्वत पर, वहाँ पर अवस्थित ये एक गिरी दुर्ग माना जाता है। इस दुर्ग के निर्माता हैं जिन्होंने जोधपुर के संस्थापक राव जोधा थे। उन्होंने माँ करणी के आशीर्वाद से 12 मई 1459 ईस्वी को मेहरानगढ़ के किले की नींव है वो रखी थी। इस किले के चारों ओर है वो जोधपुर शहर बसा करके राव जोधा ने अपनी राजधानी है उसको बनाया। इससे पूर्व यह मारवाड़ की जो राजधानी थी वो मंडोर थी। परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि जोधपुर से पहले मारवाड़ के राठौड़ थे, उनकी राजधानी कहाँ थी, तो मंडोर थी। मयूर आकृति होने के कारण इस किले को मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं, या मोर ध्वजगढ़, या फिर गढ़ चिंतामणि के नाम से भी ये किला है वो जाना जाता है। जोधपुर दुर्ग जो है उसके दो बाहरी प्रवेश द्वार हैं, जिसमें उत्तर पूर्व में एक जयपोल बना हुआ है और दक्षिण पश्चिम में शहर के अंदर से एक फतेहपोल बना हुआ है। जयपोल और फतेहपोल दो प्रवेश द्वार हैं। जयपोल का निर्माण है वो महाराजा मान सिंह ने करवाया था एवं फतेहपोल का निर्माण महाराजा अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। जब फतेहपोल का निर्माण है वो महाराजा अजीत सिंह ने जोधपुर से खालसा यानी मुगल आधिपत्य था उसको समाप्त करने के बाद में फतेह के उपलक्ष्य में यानी फतेह पोल का निर्माण है वो महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। इसका एक अन्य मुख्य प्रवेश द्वार एक लोहा पोल भी है जिसे राव मालदेव ने बनवाया था, और राव मालदेव ने बनवाना इसको शुरू किया था तथा महाराजा विजय सिंह ने इस लोहा पोल को पूर्ण करवाया था। दुर्ग के अंदर ध्रुव पोल, सूरज पोल, इमारती भैरव पोल और कांगड़ा पोल आदि अनेक पोल हैं। जोधपुर दुर्ग पर राव जोधा के पुत्र राव बीका ने एक बार आक्रमण भी कर दिया था। जो बीकानेर रियासत जिसने बीकानेर बसाया था, राव बीका ने अपने पिता की जब मृत्यु हो गई थी उसके उपरांत शुजा के शासनकाल में राज चिन्ह लेने हेतु आक्रमण किया था, परंतु राजमाता जसमादेह है उन दोनों भाइयों को समझा दिया, शुजा और बीका को, और युद्ध की संभावना को समाप्त कर दिया था। जोधपुर दुर्ग के साथ में वीर शिरोमणि राव दुर्गादास राठौर, कीर्तन सिंह सोडा और भी दो अतुल्य पराक्रमी क्षत्रिय योद्धाएं धन्ना और भिवा, जिसको मामा भांजा कहा जाता है। धन्ना और भिवा की 10 खंभों की एक प्रसिद्ध छतरी भी है वो स्मारक बना हुआ है। इसका निर्माण है धन्ना और भिवा की छतरी का निर्माण महाराजा अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। वीर कीर्त सिंह सोडा की छतरी पूर्वी प्रवेश के द्वार यानी जयपोल के पास में बनी हुई है। दुर्ग में शेरशाह सूरी के द्वारा निर्मित एक मस्जिद है। महाराजा मान सिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय भी बना हुआ है और मेहरानगढ़ संग्रहालय भी दर्शनीय स्थल है। प्रसिद्ध विदेशी लेखक था एक लॉर्ड किपलिंग। उन्होंने ये कहा था मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कि इस दुर्ग का निर्माण है वो परियों और देवताओं के द्वारा किया गया है, यानी ऐसी संज्ञा दी है, इस तरीके से बनाया गया है ये दुर्ग की परियों या फिर देवताओं के द्वारा ही निर्मित है। इसमें सोने की बारीकी का काम मोती महल में किया गया है। जो भित्ति चित्र हैं उसके सजा करके फूल महल में बनाए गए हैं जिसमें स्वर्ण चित्रकारी की गई है। राव मालदेव के शासनकाल की बात है कि दिल्ली के अफगान शासक था एक बादशाह शेरशाह सूरी, जो आप सभी जानते हो, जिसने गिरी सुमेल का युद्ध किया था 1544 में। तो शेरशाह सूरी ने गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव को हरा करके जोधपुर दुर्ग पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। परंतु कुछ समय बाद में शेरशाह सूरी की जैसे मृत्यु हो जाती है तो राव मालदेव ने वापस इस किले पर अधिकार कर लिया और अपने पुत्र राव चंद्रसेन था उसको दे दिया था। राव चंद्रसेन के समय में सम्राट अकबर था, उसने एक अपना सेनापति हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेज करके 1565 ईस्वी की बात है मेहरानगढ़ दुर्ग पर कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया। राव चंद्रसेन अपने भाई मोटा राजा उदय सिंह के द्वारा
अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद में दुर्ग उसको मोटा राजा उदय सिंह को सौंप दिया था। उसके बाद की बात है मित्रों, मेहरानगढ़ दुर्ग में सन 1674 ईस्वी की बात है कि जोधपुर में महाराजा जसवंत सिंह की निसंतान क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो मुगल सम्राट औरंगजेब ने जोधपुर के किले को मुगल खालसा घोषित कर दिया। परंतु कुछ दिनों के बाद में जसवंत सिंह की एक गर्भवती महारानी थी, उससे कुंवर अजीत सिंह का जन्म हुआ और स्वामी भक्त वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में राठौड़ों ने अनवरत लगातार यानी संघर्ष किया। इसके प्रयासों से जोधपुर वो मुगल शासकों से वापस हस्तगत कर लिया गया और अजीत सिंह को महाराजा बना दिया गया था। लाल पत्थरों से बने हुए अलंकृत जालियां एवं झरोखों से एक मेहरानगढ़ दुर्ग है, वो मुगल राजपूत स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। महाराजा सूरज सिंह के द्वारा निर्मित एक मोती महल है, उसकी छत की दीवारों पर सोने की पॉलिशी का महीन कार्य भी इस दुर्ग में करवाया गया था महाराजा तख्त सिंह के द्वारा। जोधपुर दुर्ग का स्थापत्य इतना अनूठा है कि इस दुर्ग के महल वो लाल पत्थर से बने हुए हैं। महाराजा सूरज सिंह ने इस दुर्ग पर भव्य मोती महल का निर्माण मैंने आपको बताया करवाया है। यानी मोती महल में सजीव अंकन स्वर्ण अक्षरों का इतना सुशोभित होता है जिससे कि देखते ही बनता है। महाराजा अभय सिंह ने सन 1724 ईस्वी की बात है, उसमें एक फूल महल का निर्माण करवाया। जोधपुर के मुगल खालसा हट जाने की स्मृति में महाराजा अजीत सिंह ने फतेह महल बनवाया और एक फतेह पोल भी बनवाया दरवाज़ा। इन अन्य महलों में चौखेलाव महल है, इसके अलावा बिचला महल है, तख्त विलास महल है और दौलत खाना महल है आदि प्रसिद्ध महल हैं। इसके अलावा इस किले के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस किले के अंतर्गत दौलत खाने में तख्त सिंह के द्वारा बनाई गई एक श्रृंगार चौकी है। श्रृंगार चौकी एक है श्रृंगार चंवरी चित्तौड़गढ़ के किले में महाराणा कुंभा के द्वारा बनाई, जबकि श्रृंगार चौकी है वो तख्त सिंह के द्वारा मेहरानगढ़ किले में बनवाई गई है। जो महाराजा जोधपुर के जो महाराजा होते थे उनका राज तिलक जहाँ पर होता था वही श्रृंगार चौकी कहलाती है, वहाँ पर राज तिलक होता है। जोधा ने दुर्ग के समय में चामुंडा माता का एक प्रसिद्ध मंदिर बनाया था जो प्रतिहार शासकों की कुलदेवी थी। वो चामुंडा माता का मंदिर महाराज जोधा के द्वारा बनवाया गया था। और अन्य मंदिरों में आनंदवन जी का मंदिर है, मुरली मनोहर जी का मंदिर है। जोधपुर के राठौड़ वंश की कुलदेवी नागनेची देवी का भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जो मेहरानगढ़ के अंदर विद्यमान है। इस दुर्ग में एक रानीसर और एक पद्मला तालाब भी जल के प्रसिद्ध स्रोत हैं। रानीसर का निर्माण और जोधपुर के संस्थापक राव जोधा थे, उसकी रानी थी जसमा देहाड़ी रानी थी, उसने बनवाया था, इसलिए उसे रानीसर कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग में महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो प्रमुख तोपें हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे किलकिला है, शंभू बाण है, गजनी खां है आदि प्रसिद्ध तोपें कहाँ पर हैं, तो मेहरानगढ़ किले में है। किलकिला है, शंभू बाण है, गजनी खां है, नागफली है, नुसरत है, गजक है, गुब्बारा है आदि प्रसिद्ध तोपें हैं मेहरानगढ़ के किले में। ये मेहरानगढ़ के किले की महत्वपूर्ण सारी जानकारी मैंने आपको उपलब्ध करवा दी है। आशा करता हूँ कि सारी बातें आपको अच्छे से समझ में भी आई होगी। अगर किसी प्रकार का आपको डाउट है तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। अब अपन अगले किले की चर्चा करते हैं, अजय मेरू या गढ़बिठली। बहुत ही शानदार प्रश्न है, मैं महत्वपूर्ण किले ही करवा रहा हूँ आपको जिनका प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखिए अजय मेरू या गढ़बिठली जो किला है वो अजमेर जिले में एक गिरी पर्वत है, सभी को विदित है। और इस किले का निर्माण 7वीं शताब्दी में चौहान अजय पाल के द्वारा करवाया गया था। कौन सा शासक था? चौहान अजय पाल ने तारागढ़ जो पर्वत है उसकी बिठली पहाड़ी पर करवाया था, इसलिए इस दुर्ग का नाम गढ़ बिठली पड़ा है, बिठली पहाड़ी के कारण। इस दुर्ग की तलहटी में चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान है जिनका 1113 ईस्वी में अजमेर के शहर की स्थापना के साथ एक स्मारक भी बना हुआ है। मेवाड़ के महाराणा रायमल के युवराज थे। इस तारागढ़ दुर्ग का नामकरण तारागढ़ क्यों पड़ा अजमेर के किले का? इसके पीछे ये कहानी है कि मेवाड़ के महाराणा रायमल हैं, उनके युवराज पृथ्वीराज ने इस दुर्ग में कुछ निर्माण कार्य करवाए तथा अपनी वीरांगना पत्नी तारा के नाम पर इस किले का नामकरण वो तारागढ़ पड़ा था। आगे बात समझ में। इसके अलावा तारागढ़ के भीतर प्रसिद्ध मुस्लिम संत मीरान साहब की एक प्रसिद्ध दरगाह भी है जो इस किले के क्या थे? सेनापति थे। तारागढ़ के प्रसिद्ध वो गवर्नर रहे थे। मीरान साहब की प्रसिद्ध दरगाह है जो तारागढ़ के प्रथम गवर्नर मीर सैयद हुसैन खिंगसवार की दरगाह है। सन 1212 की बात है कि इस किले की रक्षार्थ अपने प्राणों के उन्होंने बलिदान दिया था। मीर सैयद हुसैन खिंगसवार ने, उनकी दरगाह स्थित है।
इस दरगाह पर एक प्रसिद्ध बात यह है कि इस दरगाह में एक घोड़े की मज़ार है, जो कि पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी घोड़े की मज़ार कहीं पर नहीं है, बस तारागढ़ दुर्ग में ही घोड़े की एक मज़ार है, जो कि मीर शहीद हुसैन खिंगसवार का प्रसिद्ध प्रिय घोड़ा था वो। तारागढ़ की पहाड़ी के नीचे एक प्राचीन गुफा है जिसे शीश खाना कहा जाता है, जिसमें इस शीश खाना गुफा में अंतिम जो सम्राट हुए थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसने फोय सागर के निकट चामुंडा माता का एक प्रसिद्ध मंदिर है, उस मंदिर में वो पहाड़ी के रास्ते से दर्शन करने के लिए यानी दर्शनार्थ जाया करते थे। शाहजहां के पुत्रों के उत्तराधिकारी युद्ध के दौरान धौलपुर युद्ध में शाही सेना से पराजय होने के बाद में जब शहजादा दारा शिकोह आया था, उन्होंने तारागढ़ में ही शरण ली थी। औरंगजेब के आक्रमण करके दोराई के युद्ध में जब दारा शिकोह को पुनः पराजित कर दिया और यह जो किला था उसको अपने अधीन कर लिया था। इस किले को बिशप हेबर ने राजस्थान का जिब्राल्टर या फिर दूसरा जिब्राल्टर कह करके पुकारा है। ये अच्छा कथन है कि बिशप हेबर ने राजस्थान के किस किले को दूसरा जिब्राल्टर कहा या राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है, तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर को कहा। इतिहासकार हरिविलास सारदार के अनुसार यह दुर्ग भारत का प्रथम गिरिदुर्ग माना जाता है। हरविलास शारदा के अनुसार अगर पूछ लिया जाए तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर है वो भारत का प्रथम गिरिदुर्ग है। अजमेर दुर्ग के पर अनेक आक्रमण हुए हैं, अनेक देशी आक्रमण सर्वाधिक तारागढ़ दुर्ग अजमेर पर हुए हैं और विदेशी आक्रमण सर्वाधिक हैं वो बटनेर के किले हनुमानगढ़ पर हुए हैं। सन 1024 में मोहम्मद गजनी ने तारागढ़ पर आक्रमण किया था और चारों तरफ से घेरा डाल लिया, परंतु बाद में ये घेरा वो उठा लिया। तारागढ़ दुर्ग की इतिहास प्रसिद्ध जो घटना है वो तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हरा करके इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया और अपने एक सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक नाम करके, मोहम्मद गोरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसको यहाँ का शासन है वो सौंप दिया गया और आप स्वयं वो वापिस है वो अफगान चला गया था। महाराणा कुंभा के समय में भी मेवाड़ था, उसने तारागढ़ पर अधिकार कर लिया। 1533 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने सिसोदियों से हरा करके तारागढ़ के किले पर अधिकार कर लिया था। गुजरात के सुल्तान बहादुर सिंह ने कुछ समय तक जोधपुर के शासक राव मालदेव के आधिपत्य में भी ये तारागढ़ का किला रहा था और मालदेव की रूठ रानी उमादे थी वो आजीवन तारागढ़ अजमेर में ही रही थी। शेरशाह सूरी के आधिपत्य के बाद में यह दुर्ग है वो अरजाने के रूप में, शेरशाह सूरी का जब आधिपत्य हो गया तो शेरशाह सूरी के बाद में इस दुर्ग पर मुगलों का अधिकार हो गया था। बाद में जोधपुर के वापस अधीन हो गया था, जोधपुर के राठौड़ों ने वापस छीन लिया था मुगलों से। 1756 में जोधपुर के महाराजा विजय सिंह ने इस दुर्ग को मराठों को हरजाने के स्वरूप सौंप दिया गया और 1818 में ये जो दुर्ग है वो अंग्रेज़ों के अधीन हो गया था और अंग्रेज़ों के अधीन तब तक रहा था जब तक अपना भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति तक ये अंत में अंग्रेज़ों के ही हाथ में रहा था। तारागढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार में विजय पोल है, लक्ष्मी पोल है, फूटा पोल है, भवानी पोल है, हाथी पोल है, अमरकोट दरवाज़ा, ये प्रसिद्ध दरवाजे हैं। और दुर्ग में प्राचीर में 14 बुर्ज भी बनी हुई हैं, जिसमें घूंघट है, गुगरी है, फूटी बुर्ज है, नकारची बुर्ज है तथा श्रृंगार चौरी बुर्ज है, जूना नायक बुर्ज है, पीपली बुर्ज है, इब्राहिम शहीद की बुर्ज है, दोराई बुर्ज है, बंदारा बुर्ज है, इमली बुर्ज है, खिड़की बुर्ज है। ये प्रसिद्ध इसमें कई 14 बुर्जें बनी हुई हैं। इस दुर्ग के भीतर नाना साहब का जादरा है, इब्राहिम शाह का जादरा है तथा गोल जादरा आदि प्रसिद्ध बड़े बड़े जलाशय भी बने हुए थे। तारागढ़ दुर्ग की पहाड़ी में राज्य सरकार के द्वारा पृथ्वीराज चौहान तृतीय का स्मारक भी वर्तमान में बनाया गया है, जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के घोड़े पर बैठे हुए एक सवार प्रतिमा स्थित है। इस दुर्ग से संबंधित ये महत्वपूर्ण सारी जानकारियाँ मैंने आपको दे दी है। इस दुर्ग की महत्वपूर्ण जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो महत्वपूर्ण बातें यही हैं कि इस दुर्ग में जितने भी जो बुर्ज हैं ना 14 मैंने आपको बताई हैं, उनको अच्छे से याद रखना। कई बार प्रश्न घुमा के पूछ लिया जाता है कि ये किससे संबंधित है, जैसे घूंघट है, गुगटी है, फूटी है, नक्कारची है, श्रृंगार चौरी है, जूना नायक है, पीपली है, इब्राहिम शहीद है, दोराई है, बांद्रा है, इमली है, खिड़की है, फतेह है, आर पार और अता है, सैयद बुर्ज है, हुसैन बुर्ज है। ये प्रसिद्ध 14 इसमें बुर्ज हैं। ठीक है। एक दूसरा इसका महत्वपूर्ण कथन वही है कि यूसुफ हेबर ने राजस्थान के किस किले को राजस्थान का जिब्राल्टर या दूसरा जिब्राल्टर कह करके पुकारा, तो तारागढ़ अजमेर को कहा था। आशा करता हूँ तारागढ़ से संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी।
इतनी बड़ी जानकारियाँ आपको एक पुस्तक में नहीं मिल सकती हैं। कम से कम 3 या 4 पुस्तकें अपने को पढ़नी पड़ेंगी, तब जा करके इतनी जानकारियाँ मिलेंगी। आप एक बार पुस्तक पढ़ लिया करो और उसके बाद में क्या है, वीडियो सुन लिया करो, जिससे कि आपका रिवीजन आसानी से हो जाएगा। अब तीसरा किला अपना आता है नाहरगढ़ का। बहुत प्रसिद्ध किला है। क्यों प्रसिद्ध है, इसके पीछे रीज़न यही है कि इसकी कई महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसके कारण से प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत प्रश्न बनते हैं इस किले में। तो नाहरगढ़ का जो किला है, उस किला का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था 1734 में। कब करवाया गया था? 1734 में, जब जयपुर शहर की स्थापना की थी। तो मराठों के विरुद्ध सुरक्षा की दृष्टि से इस किले का निर्माण करवाया। तो एक बार प्रश्न पूछा गया था कि जयपुर के किस किले का निर्माण मराठों की सुरक्षा के विरुद्ध करवाया गया था? तो नाहरगढ़ जयपुर का करवाया गया था। इस कारण से ये जो किला है, इसका दूसरा नाम है सुदर्शनगढ़। इस किले का दूसरा नाम क्या है? सुदर्शनगढ़ है। अरावली पर्वतमाला में स्थित यह किला जयपुर का मुकुट के समान दिखाई देता है। तो जयपुर का मुकुट के समान होने की दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण किला है। इसका नामकरण नाहरगढ़ क्यों पड़ा? एक लोक देवता थे नाहर सिंह भोमिया, उनके नाम पर इसका नामकरण वो नाहरगढ़ रखा गया था। जिसका स्थान किले की प्राचीर में प्रवेश द्वार के निकट बना हुआ है, यानी नाहर सिंह जी का स्थान है वो किले की प्राचीर के पास में ही, प्रवेश द्वार के निकट ही बना दिया है। स्वयं माधो सिंह थे, उन्होंने अपने 9 पासवानों के लिए, 9 रानियों के लिए इसमें 9 एक जैसे महल भी बनवाए थे। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान के किस किले में एक जैसे 9 महल हैं? तो वो है नाहरगढ़ में, और माधो सिंह द्वितीय ने बनवाया था। इसमें मुख्यतः 9 महल ये हैं कि सूरज महल है, सूरज प्रकाश है, कुशल प्रकाश है, ज्वार प्रकाश है, ललित प्रकाश है, लक्ष्मी प्रकाश है, आनंद प्रकाश है, चंद्र प्रकाश है, रत्न प्रकाश है और बसंत प्रकाश है। इस प्रकार से 9 पासवानों के लिए 9 महल बनवाए थे, और ये सारे के सारे महल वो एक दूसरे से सुरंग के माध्यम से जुड़े हुए हैं। ये 9 महल एक दूसरे से गुप्त सुरंग के द्वारा जुड़े हुए हैं, जिससे महाराजा की किसी भी महल में आराम से प्रवेश कर सकते थे माधो सिंह जी। महाराजा जगत सिंह ने एक, जगत सिंह की प्रेमिका थी रस कपूर, उस रस कपूर को महाराजा जगत सिंह ने कुछ समय के लिए इस किले में ही कैद करके रखा था, और यहीं पर रस कपूर की मृत्यु हुई थी। 1857 की क्रांति, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसमें महाराजा राम सिंह जी ने यह कार्य किया कि ब्रिटिश रेजिमेंट के जो लोग थे, उनकी पत्नी थी, उनके अन्य जो बच्चे थे या यूरोपीय लोग थे, उन सभी को नाहरगढ़ के किले में बिल्कुल सुरक्षित रखा था। महाराजा राम सिंह द्वितीय ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी इस किले में। विशाल बुर्ज एवं भव्य महल इसमें बनाए गए हैं। यह दुर्ग जयपुर की शान के रूप में जाना जाता है। दुर्ग के अन्य भवनों में हवा मंदिर है, महाराजा माधो सिंह का अतिथि गृह तथा सिलाई खाना प्रसिद्ध है। इस किले के महत्वपूर्ण प्रश्न यही बनते हैं कि मराठों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से कौन सा किला बनाया गया? तो नाहरगढ़ है। नाहरगढ़ के किले को दूसरा नाम सुदर्शनगढ़ है। ये जयपुर के मुकुट के समान है और एक जैसे 9 महल हैं। इस प्रकार 3-4 महत्वपूर्ण प्रश्न इस नाहरगढ़ किले से बनते हैं। अगला बहुत ही शानदार प्रश्न किला है दौसा का किला। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस किले के बारे में यह प्रश्न पूछा जाता है कि कछवाओं की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो ध्यान रखिएगा, दौसा थी कछवाओं की प्रारंभिक राजधानी। दूसरा इससे संबंधित प्रश्न बनता है कि ये किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो यह है दौसा किला देवगिरी की पहाड़ी पर बना हुआ है। तो देखिए, दौसा का जो किला है वो देवगिरी की पहाड़ी पर बना हुआ है। इसकी आकृति है सूप या छाजले की आकृति का बना हुआ है। ये किस प्रकार का है? सूप या छाजले की आकृति के रूप में बना हुआ है। यह संभवतः क्या है? एक गिरिदुर्ग है, जो गुर्जर प्रतिहार शासकों के द्वारा प्राचीन काल में बनवाया गया था। दौसा में ढूंढाड़ के कछुआओं की अपनी प्रारंभिक राजधानी मानी जाती है। यानी जब नरवर के जंगलों से कछुआ आए थे, तो सबसे पहले वो कहाँ पर आए थे? दौसा में आए थे। कछुआ का राज्य का जो संस्थापक था दुले राय, उसने 11वीं शताब्दी के दौरान नरवर से यहाँ पर आकर के यहाँ के जो देवती और भंडारेज यानी जो बड़गुजर थे, उनको माच, खोया, गेटोर आदि सभी स्थानों के मीणाओं को हरा करके, वहाँ के शासकों को हरा करके, दौसा को जीत करके अपना साम्राज्य है वो स्थापित कर लिया था। वो नरवर से आए थे दुले राय, और उन्होंने मूल रूप से माच के, खोया के, गेटोर के आदि क्षेत्र के मीणा और बड़गुजर थे, उनको हरा करके अपना आधिपत्य स्थापित है वो कर लिया था। अपनी प्रारंभिक राजधानी दौसा को ही बनाया था दुले राय ने। दुले राय का ससुराल है वो दौसा के पास में ही स्थित है। दौसा के पास में एक मोरा नामक गांव है, जिसे गढ़ मोरा भी कहते हैं। वहाँ पर दुले राय का ससुराल था। और आमेर के कछुआ शासक बहारमल के समय में, जब आमेर के दिवंगत शासक पूर्णमल के बागी पुत्र सूजा यानी सूरजमल का लाला नरुका के द्वारा धोखे से
वध कर दिया गया था, लाला नरूका था उसका धोखे से वध कर दिया गया था, तो वो वध दौसा में ही किया गया था। सूरजमल ही प्रेतेश्वर जिनको भोमिया जी के नाम से आसपास के क्षेत्र में आज भी बड़ी श्रद्धा के साथ में पूजा जाता है सूरजमल को। सम्राट अकबर ने 1562 ईस्वी के दौरान अजमेर जियारत करने के जाते समय दौसा में ही आमेर के शासक था जो बारमल और उसके भाई एवं दौसा के हाकिम रूप सिंह ने अकबर के समक्ष हाजिरी देती थी। यानी जब अकबर 1562 में अजमेर जियारत करने जा रहा था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, तो उस समय ही आमेर के शासक बारमल थे और उनके भाई थे जो दौसा के हाकिम थे रूप सिंह, उन्होंने अकबर के समक्ष अपनी हाजिरी दे दी, यानी अपनी अधीनता स्वीकार कर ली थी रास्ते में, और साथ में शादी भी कर दी थी। इसी ने आगे बारमल को अकबर के समक्ष उपस्थित होने का, मुगलों के संबंध स्थापित करने का मार्ग है वो प्रशस्त यानी आराम से मिल गया था। कछवाहा शासकों के द्वारा दौसा दुर्ग में अनेक प्राचीन और भवन भी बनवाए थे। दुर्ग के प्रवेश द्वार पर हाथीपोड़ और मोरी दो दरवाजे हैं। दुर्ग का निचला भाग है वो दोहरा परकोटे के से बिल्कुल आबद्ध है, बंधा हुआ है। परकोटे में मोरी द्वार के निकट एक राजा जी का कुआं है और पास ही में स्थित बावड़ी तथा बैजनाथ महादेव का मंदिर है। दुर्ग के सबसे ऊंची गढ़ी के पास में एक विशालकाय तोप भी रखी हुई है। गढ़ के अंदर 14 राजाओं की एक शाल भी बनी हुई है। इस किले के पार्श्व में पहाड़ी की तलहटी पर एक 1857 ईस्वी के दौरान प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में तात्या टोपे एवं ब्रिगेडियर रॉबर्ट्स की अंग्रेज सेना के मध्य एक निर्णायक युद्ध हुआ था। इसमें तात्या टोपे हैं वो पराजित हो गए थे। यह दुर्ग कछवाहा शासकों के प्रारंभिक इतिहास ढूंढाड़ में उनके आगमन तथा आसपास के शासकों के द्वारा उनके संघर्ष आदि की रोमांचक दास्तानें लिए हुए है। जयपुर के शासक स्वाई प्रताप सिंह ने जनवरी 1792 ईस्वी में दौसा दुर्ग में ही मराठा सरदार तुकोजी होलकर से भेंट करके एक समझौता भी किया था। विद्रोहियों के द्वारा छीने गए इलाके वापस हस्तगत करने में जयपुर ने इनकी मदद की थी। सन 1814 की बात है कि भरतपुर के जाटों ने लूट मार मचा करके दौसा दुर्ग पर अधिकार कर लिया और असरोल के ठाकुर कुशल सिंह के नेतृत्व में जयपुर की सेना ने जाटों को इस दुर्ग से छीन लिया तथा दौसा में ही दादू संप्रदाय के महान दादूपंथी संत सुंदरदास जी का जन्म भी यहीं पर हुआ था। दौसा जिले के बांदीकुई स्टेशन के पास में ही यहाँ पर राजस्थान की पहली रेल तो आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच में है वो चलाई गई थी। इस प्रकार से दौसा के किले का ये छोटा सा इतिहास है। अगला बहुत ही प्रसिद्ध किला है बयाना का किला। बयाना का किला मित्रों इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बयाना के किले से अक्सर प्रश्न उठा लिए जाते हैं। ये किसके द्वारा स्थापित है? बयाना का किला वो करौली के यादववंशी शासक विजयपाल के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसे विजय मंदिरगढ़ भी कहा जाता है। महाराजा विजयपाल ने अपनी राजधानी मथुरा को असुरक्षित जान करके बयाना में एक दुर्ग का निर्माण है वो करवाया था। और ये जो दुर्ग है बयाना किला ये दमदमा पहाड़ी पर बना हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, कौन सी पहाड़ी पर है? दमदमा पहाड़ी पर। 1040 ईस्वी के लगभग विजयपाल ने इस किले को बनवाया था और अपनी राजधानी बनाया। बयाना दुर्ग के भीतर लाल पत्थरों की बनी हुई एक 8 मंजिला एक लाट यानी मंजिल ऊंची एक दीवार मतलब एक बिल्डिंग बनी हुई है, एक स्तंभ बना हुआ है 8 मंजिला लाल पत्थरों से निर्मित है वो। इसे भीमलाट कहा जाता है। उस लाट को क्या कहते हैं? भीमलाटे कहा जाता है या फिर उसका नाम है ऊषा लाट भी कहते हैं। इसे राजस्थान की कुतुब मीनार की संज्ञा भी दी गई है। जो भीमलाट है ऊषा लाट है उसको राजस्थान की कुतुब मीनार भी कहते हैं, क्योंकि कुतुब मीनार दिल्ली में सबसे बड़ी इमारत थी उस जमाने में और ये भीमलाट या ऊषा लाट है वो राजस्थान में सबसे बड़ी इमारत थी, इसलिए इसे राजस्थान की कुतुब मीनार भी कह सकते हैं अपन, कहा जाता है। दूसरा है महाराजा विष्णुवर्धन ने इसको बनवाया था। विक्रम संवत 1012 में रानी चित्रलेखा थी, उसने यहाँ पर एक उषा मंदिर भी बनवाया था और ये उषा मंदिर है वो अपनी स्थापत्य कला का बहुत ही उत्कृष्ट नमूना है। मुख्य द्वार है उसका लाल पत्थरों से बना हुआ है। दिल्ली के सुल्तान थे इल्तुतमिश यानी गुलाम वंश का शासक था इल्तुतमिश, उसने उस मंदिर को तोड़ करके मस्जिद में बना दिया, इसलिए अपन उसको उषा मस्जिद भी कहा जाने लगा। परंतु 18वीं शताब्दी के पास में आते आते जाट महाराजाओं ने पुनः इसे मंदिर में बदल दिया गया और वापिस ये उषा मंदिर के नाम से पहचाने जाने लगा। समुद्रगुप्त के द्वारा बयाना दुर्ग में पहला विजय स्तंभ बनाया गया था। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ की अगर चर्चा की जाए तो ध्यान रखना बयाना के किले में बनाया गया है समुद्रगुप्त के द्वारा। और दूसरा जो है विजय स्तंभ वो आपको पता ही है चित्तौड़ के किले में है। और 1857 की क्रांति के 2 विजय स्तंभ हैं वो आवा पाली में बने हुए हैं, ये भी ध्यान में रखना। खानवा के युद्ध में बाबर के द्वारा
खानवा के युद्ध में बाबर है वो भी इस दुर्ग में आया था, तथा लोधी मीनार इब्राहिम लोधी के समय की निर्मित है। यहाँ पर अकबर की छतरी जहांगीर दरवाजा 1565 ईस्वी में बनी हुई प्रसिद्ध मंजिलें हैं। बयाना के दुर्ग के उत्तर दक्षिणी भारत के आगमन का, यानी बयाना किला उत्तर और दक्षिण भारत के आगमन के मुख्य मार्ग पर स्थित होने के कारण अत्यधिक सामरिक महत्व भी रखता है, और समय समय पर बहुत इस पे आक्रमण भी हुए हैं। अलग अलग शासकों का इस पे आधिपत्य यानी अधिकार भी रहा है। इसके निर्माता यदुवंशी शासक विजयपाल के शिलालेखों में विजयपाल ने अपने आप को महाराज धीराज परम भट्टारक की उपाधि से भी विभूषित किया है। जब 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था, उससे पूर्व महाराणा सांगा ने मुगलों से इस दुर्ग को जीत लिया था, तथा दुर्गाधीश मेहंदी ख्वाजा था उस समय, जो कि बाबर का बहनोई था, उस युद्ध में मारा गया था। सांगा ने ये किला है वो अपने अधीन कर लिया था, और खानवा के युद्ध की जीत के बाद में पुनः बाबर का अधिकार हो गया, और हुमायूं ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद मजान मिर्जा को इस दुर्ग में कैद करके रखा था। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का जब पराभव का काल आया था, तो ये दुर्ग वो भरतपुर के जाट राजाओं के अधिकार में आ गया था, और स्वतंत्रता प्राप्ति तक उन्हीं के अधीन रहा था। 16वीं-17वीं शताब्दी के आसपास अच्छी किस्म की यहाँ पर नील की खेती होती थी, जिसे क्रय करने हेतु दूर दूर के व्यापारी हैं वो भी बयाना आया करते थे। दुर्ग में विद्यमान भीमलाट एक उत्कीर्ण शिलालेख बहुत ही प्रसिद्ध होता है। उसे ये ज्ञात होता है कि इस लाट का निर्माण है वो विष्णुवर्धन के द्वारा कराया गया था। जो भीमलाट थी उसका निर्माण विष्णुवर्धन ने करवाया था, जो विक्रम संवत 428 यानी 371 ईस्वी में पुंडरीक एक यहाँ पर समाप्ति होने के उपलक्ष्य में इस भीमलाट का निर्माण करवाया था। संभवतः यह प्रसिद्ध गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के सामंत रहा था, जो विष्णुवर्धन। कुछ किलोमीटर दूर पुराने खेड़े के प्राप्त गुप्तकालीन सिक्कों का भंडार भी मिला है यहाँ पर। इससे अनुमान लगाया जाता है कि बयाना गुप्त काल में एक समृद्धशाली उन्नत नगर था। प्रसिद्ध इतिहासकार दशरथ शर्मा ने बयाना का प्राचीन नाम है वो बधानक बताया। ये याद रखना, प्रसिद्ध इतिहासकार दशरथ शर्मा ने बयाना का नाम बधानक बताया है, और मध्ययुगीन मुस्लिम ग्रंथों में बयाना को सुल्तान कोट के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से बयाना का एक इतिहास अपन ने पढ़ा है। इसके बाद में अपन अगला किला वो जैसलमेर का किला एक और पढ़ लेते हैं। जैसलमेर के किले का इतिहास अपने आप में ही बनता है। बहुत ही शानदार इतिहास है जैसलमेर के किले का। इतना शानदार इतिहास आपको और कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो देखिए जैसलमेर के किले का इतिहास अपन शुरू करते हैं कि जैसलमेर की ख्यात के अनुसार अगर देखा जाए, जैसलमेर की ख्यात के अनुसार सोनारगढ़ या सोनगढ़ के नाम से प्रसिद्ध दुर्ग, जिसकी नींव श्री कृष्ण वंशीय यदुवंशीय बाटी रावल जैसल के द्वारा 1155 ईस्वी के दौरान रखी गई थी। कब रखी गई थी? 1155 में। जब राव जैसल की मृत्यु होने पर उनके पुत्र उत्तराधिकारी शालिवाहन द्वितीय ने इस दुर्ग का अधिकांश निर्माण करवाया था। दुर्ग का अधिकांश निर्माण शालिवाहन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ये दुर्ग जो है जैसलमेर का किला, ये त्रिकूटाकृति का बना हुआ है। इसमें ये जो किला वो 99 बुर्जों पर खड़ा है। कितने बुर्जों पर? 99 बुर्जों पर खड़ा है। यह गहरे पीले रंग के पत्थरों से निर्मित है, जो सूर्य की धूप से स्वर्णिम आभा बिखेरते हैं। यानी सूर्य की सुबह सुबह धूप पड़ती है तो ये सोने के रंग के ये पीले पीले पत्थर हैं वो चमकने लगते हैं। अपनी इनकी आभा अलग ही दिखाई देती है, अनूठी पहचान होती है। इस वजह से इस किले का नामकरण सोनारगढ़ पड़ा है। वह इस किले की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये बिना चूने के सिर्फ पत्थर पर पत्थर रख करके ये बनाया गया है। ये किला, इसमें चूने का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया है, जो स्थापत्य कला की अनूठी विशेषता है। जैसलमेर का दुर्ग विश्व का एकमात्र ऐसा किला है जिसकी जो छत है वो लकड़ी की बनी हुई है और आज भी वैसी ही रखी हुई है जैसी बनाई थी। महलों के दरवाजे और छतों को सुरक्षित रखने हेतु गोमूत्र का इस पर लेप किया गया है। ये विशाल दुर्ग अंगड़ाई लेते हुए सिंह के समान प्रतीत होता है। यानी समुद्र है, चारों ओर से रेगिस्तान है, और रेगिस्तान में एक कोई शेर जैसे अंगड़ाई ले रहा है ऐसा प्रतीत होता है दूर से देखते हैं तो। राज्य की उत्तरी सीमा का प्रहरी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर फड़कीवाड़ कहते हैं इसको। यदुवंशीय भाटी राजपूतों के शौर्य और बलिदान का साक्षी जैसलमेर दुर्ग लोद्रुआ के भाटी शासकों की राजधानी बना था। पहले भाटी शासकों की राजधानी लोद्रुआ था, बाद में जैसलमेर को बनाया गया था। ये भाटी शासक उत्तर फड़कीवाड़ का विरुद्ध धारण किए हुए, यानी ये इनको उपाधि दी गई है कि उत्तर फड़कीवाड़ कौन सा है? जैसलमेर का किला है। जैसलमेर दुर्ग के साथ यादववंशीय भाटी राजाओं का अद्भुत पराक्रम, वीरांगनाओं के जौहर के रोमांचक प्रसंग वो जुड़े हुए हैं। चित्तौड़ दुर्ग की तरह यहाँ पर भी 3 भयंकर आक्रमण हुए। जैसे चित्तौड़ के किले में 3 भयंकर आक्रमण हुए थे। मैंने आपको चित्तौड़ के किले के 3 भयंकर आक्रमण कल बताए थे। एक वीडियो अगर आपने पिछला नहीं देखा है तो आप लोग पीछे का वीडियो वो ज़रूर
देख लें, उसमें आपको मैंने सारी बातें क्लियर की हैं। तो ये जो किला है चित्तौड़ के किले की, मैं आपको एक बार चर्चा बता दूं फिर से, थोड़ा सा वीडियो बड़ा बनेगा। चित्तौड़ के किले में भी 3 साके हुए हैं, जबकि जैसलमेर के किले में 2.5 साके हुए हैं, 3 नहीं हुए हैं। चित्तौड़ के किले में पहला जो साका वो 1303 को हुआ था। मैंने बताया था आपको, अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो राव महाराणा रतन सिंह थे, उनकी पत्नी पद्मिनी थी, और उनके जो चाचा और भाई थे गोरा और बादल, वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। और बाद में चित्तौड़गढ़ के किले का नामकरण है वो अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद रखा था। दूसरा आक्रमण चित्तौड़ पर 1534 ईस्वी में हुआ था मित्रों, जो गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के द्वारा अल्पसंख्यक महाराणा विक्रमादित्य पर आक्रमण किया था। तो विक्रमादित्य महाराणा सांगा की पत्नी हाड़ी रानी कर्मावती के द्वारा वीरांगनाओं के साथ में जौहरे किया था 1534 में। फिर तीसरा आक्रमण 1567 में हुआ था मित्रों, जो कि अकबर के समय में उदय सिंह था। उदय सिंह के शासनकाल में अकबर ने आक्रमण किया था। उदय सिंह ने वीर जयमल मेड़तिया और राउत पत्ता सिसोदिया और कल्ला राठौड़ का अप्रतिम सौंदर्य के कारण यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हुए थे, और फूल कंवर के नेतृत्व में हजारों वीरांगनाओं ने जौहरे किया था। वो 1567 में हुआ था, और उदय सिंह है वो उदयपुर चले गए थे। बाद में उदयपुर को ही अपनी राजधानी है वो बना लिया गया था। इस प्रकार से 3 साके हुए हैं चित्तौड़ के किले में। अब जैसलमेर के किले में की बात करें तो पहला जो साका है, जैसलमेर के किले में पहला जो साका है वो भाटी शासक मूलराज के शासनकाल में हुआ। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने उस पर आक्रमण किया था करीबन 1308 ईस्वी में, 1312 और 13 के मध्य में हुआ था। इसकी जो जानकारी अपने को भाटी वंश की गौरवमय इतिहास लेखक हैं इसके हनुमान प्रसाद भाटी, प्रकाशक इतिहास है जोधपुर संस्था प्रधान के द्वारा। उसके अनुसार कि इस दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी के प्रथम आक्रमण वर्ष 1308 में किया गया था। फिर 2-3 वर्षों तक यह आक्रमण चला था, जबकि हरि सिंह भाटी की पुस्तक गजनी से जैसलमेर में इस युद्ध का समय है वो 1295 में बताया गया है, और इसके कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। साथ ही उस समय अलाउद्दीन सुल्तान भी नहीं था। इस प्रकार की जानकारी है वो मिलती है। फिर इस युद्ध में अलाउद्दीन की सेना ने कई वर्षों तक युद्ध को घेरा डाले रखा, और उसके बाद में भाटी शासक रावल मूलराज सहित रतन सिंह सहित अनेक राजपूत योद्धा थे, वो केसरिया वस्त्र धारण करके आक्रांताओं पर यमराज की तरह टूट पड़े, और दुर्ग के भीतर लल्लाओं ने जौहर किया। 1312-13 में इस दुर्ग में अलाउद्दीन का अधिकार है वो हो गया बताते हैं। जबकि दूसरा जो आक्रमण है वो दिल्ली के शासक फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ था, जो रावल दूदा के मध्य में युद्ध हुआ। रावल दूदा, त्रिलोक शिव अन्य वीरों ने केसरिया धारण करके अपने प्राणों की आहुति दे दी जन्मभूमि की रक्षा करते हुए, और दुर्ग की वीरांगनाओं ने जौहर का अनुष्ठान करके अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार अगर देखा जाए तो राहुल दूदा का शासनकाल 1319 से 1331 के मध्य तक चलता है, जबकि फिरोज शाह तुगलक का 1351 से प्रारंभ होता है। अतः राहुल दूदा के समय में दिल्ली में गयासुद्दीन तुगलक एवं मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल रहा था। हो सकता है मुस्लिम सेना जो फिरोज शाह तुगलक के नेतृत्व में आई हो, इसलिए ख्यातों में फिरोज शाह तुगलक से युद्ध उल्लेख मिलता है। तीसरा जो अर्ध साका हुआ था, दो तो साके हुए, तीसरा अर्ध साका 1550 में हुआ था, जो जैसलमेर के शासक राव लूणकरण थे, और कंधार के पच्यूत होकर के, यानी कंधार से एक मुगल बादशाह को शासक को अमीर अली था उसको पच्यूत कर दिया, यानी हटा दिया था। उसके मध्य युद्ध हुआ था। अमीर अली ने राव लूणकरण से क्या मांगी थी? शरण मांगी थी, और शरणागत की रक्षा करना अपने धर्म का पालन मानते थे जो हिंदू राजा होते थे वो, कि धर्म का पालन करते हुए राव लूणकर ने उसे यहाँ पर अपने यहाँ पर शरण दे दी। परंतु विश्वासघाती था ये अमीर अली। उसने विश्वासघाती अमीर अली ने कुछ समय के बाद में धोखे से अपने सैनिकों को स्त्रियों के वेश में किले के अंदर भेजने का प्रयास किया, परंतु दुर्ग के पहले द्वार पर ही उसका क्या है भेद खुल गया, और घमासान युद्ध हुआ। वीरों ने केसरिया तो किया, परंतु ललनाओं ने जौहर नहीं किया, यानी वो जौहर नहीं कर सकी, इसलिए इसको अर्धशाका कहा जाता है। इस युद्ध में भाटियों की ही विजय हुई थी, परंतु राव लूणकर युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। जैसलमेर दुर्ग की कदाचित सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ पर सबसे बड़ा हस्तलिखित ग्रंथों का एक दुर्लभ भंडार है, जो ग्रंथों का सबसे बड़ा संग्रहालय, यानी जैन आचार्य जिनभद्र सूरी के नाम से जिनभद्र सूरी भंडार संग्रहालय कहलाता है। यानी हस्तलिखित ग्रंथ हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर मिलते हैं, जिनभद्र सूरी ग्रंथालय के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर दुर्ग राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद में दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट माना जाता है। मैंने आपको चित्तौड़ पढ़ाया था, उसमें भी बताई थी। दुर्ग का दोहरा प्रकोटा वो अमरकोट कहलाता है, जबकि
मैंने आपको गागरोन का किला पढ़ाया था, उसमें बताया था कि वहाँ का परकोटा वो जालिम कोट कहलाता है, जैसलमेर का परकोटा अमरकोट कहलाता है। अक्षय पोल इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। गणेश पोल है, सूरज पोल है, अवा पोल है, अन्य मुख्य प्रवेश द्वार हैं। महाराज अक्के सिंह के द्वारा निर्मित सर्वोत्तम विलास शीश महल है और गजविलास दर्शनीय स्थल हैं। महारावल मूलराज द्वितीय ने के महल, मोती महल भी यहाँ पर बनाए गए हैं। दुर्ग में 12वीं शताब्दी में निर्मित आदिनाथ जैन का प्रसिद्ध मंदिर भी बना हुआ है और दुर्ग के भीतर स्थित जेसला कुआं है जो प्राचीन जल का स्रोत होता था, यानी किले के जल का स्रोत है वो जेसुला कुआं है। बादल विलास महल, यहाँ पर मुख्यतः हवेलियाँ बनी हुई हैं, वो बहुत प्रसिद्ध हैं, उनकी चर्चा करते हैं। बादल विलास जैसलमेर के किले के दक्षिण में निर्मित 5 मंजिला भवन का निर्माण शिलावटियों के द्वारा किया गया था। 1830 ईस्वी में जैसलमेर के तात्कालिक शासक थे, राजा थे, बेरीसाल को भेंट किया था और निश्चित ही यह भवन है अपने नाम को सार्थक करता हुआ प्रतीत होता है। वास्तव में यह बादलों के साथ विहार करता हुआ सा नजर आता है, यानी 5 मंजिला भवन है, काफ़ी ऊंचा है, ऐसा लगता है कि ये भवन है वो बादलों के साथ विहार कर रहा है, विचरण कर रहा है, ऐसा बनाया गया था। जवाहर विलास जो है वो राज्य की राजधानी के मंदिर पैलेस की सीमा पर भव्य भवन आसपास एवं राज दरबार से प्रयोगकर्ता के लिए बनाया गया था। जैसलमेर में पाषाण तक्षण कला का अद्वितीय उदाहरण है। जैसलमेर की प्रथम होटल भी इसी को कहा जाता है और ये ईशाल बंगले के नाम से भी प्रसिद्ध रहा है। इसके अलावा इस दुर्ग में काल एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा सोने का चमकता हुआ सा प्रतीत होता है, इस कारण इसका नामकरण है सोनगढ़ या सोनारगढ़ पड़ा था। इस दुर्ग में अनेक आक्रमण से हैं, सदैव भाटियों ने इस पर अधिकार रहा है। जैसलमेर दुर्ग में पत्थर की बारीकी खुदाई एवं कलात्मक जालियों के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है। महलों के सामने भगवान आदिनारायण एवं शक्ति का मंदिर बना हुआ है। दुर्ग के पश्चिम में अमरसागर पोल तथा गढ़ीसर का दरवाजा बना हुआ है। जैसलमेर के बारे में एक कहावत बहुत ही प्रसिद्ध है कि पत्थरों के पैर या फिर लोहे के शरीर तथा काठ के घोड़े पर सवार होकर ही यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। जैसलमेर का किला भाटी शासकों की वीरताओं का भव्य गुणगान सदाई करता हुआ प्रतीत होता है। इसके लिए एक दोहा प्रचलित है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण है, भक्त कीजिए लोह का, तब देखो जैसाण है। इस प्रकार से हमने आज है वो 5-6 किलो का अध्ययन है वो किया है। आशा करता हूँ कि सारे आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। कल अपन बाकी के बीकानेर का किला है, भटनेर का किला है, नागौर का किला है, उन सभी का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।